Welcome students. Today our topic is molecular basis of gene mutation part 2. म्यूटेशन रेट यानी उत्परिवर्तन की दर. कोई वाइल्ड टाइप एलिल म्यूटेंट एलिल में जिस फ्रीक्वेंसी से कन्वर्ट होता है या चेंज होता है उसे हम म्यूटेशन रेट कहते हैं. म्यूटेशन रेट से हमें ये पता चलता है कि कोई म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, किस दर से हो रहा है. Adaptive mutation process by which a specific environment induces mutations that enable organisms to adapt to that environment. ये अडेप्टिव म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या स्पेसिफिक वातावरण में म्यूटेशंस इंड्यूस होते हैं, उत्प्रेरित होते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई जंतु उस स्पेसिफिक वातावरण में अपने आप को अडेप्ट कर पाता है, उसके अनुकूल स्वयं को बना पाता है. तो ऐसे म्यूटेशंस जिसके द्वारा कोई स्पेसिफिक वातावरण में जंतु वहाँ अपने आप को अनुकूल कर पाता है, वह प्रक्रिया अडेप्टिव म्यूटेशन कहलाती है. म्यूटेशंस दो प्रकार के होते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन. यदि नेचुरली अपने आप म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस अकस्मात म्यूटेशन कहते हैं. म्यूटेशन दैट अराइजेज फ्रॉम नेचुरल चेंजेस इन डीएनए स्ट्रक्चर और फ्रॉम एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए की संरचना या डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान कोई त्रुटि होने के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप से किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे उत्परिवर्तन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाते हैं. दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन. म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल एजेंट्स. यदि वातावरण में किन्हीं कारकों के फलस्वरूप, सामान्यतः ये कोई रसायन या कोई विकिरण हो सकती हैं, तो रसायनों के द्वारा या विकिरणों के द्वारा अगर म्यूटेशन करवाया जाता है या उनसे म्यूटेशन होता है, तो ऐसा उत्परिवर्तन उत्प्रेरित उत्परिवर्तन या इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाता है. देखते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस किस प्रकार से हो सकते हैं. पहला है डीएमिनेशन. इट इज़ द लॉस ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम अ बेस. अगर क्षार में से अमीनो ग्रुप को हटा दिया जाए तो यह प्रक्रिया डीएमिनेशन या वीएमिनीकरण कहलाती है. डीएमिनेशन या वीएमिनीकरण. डीएमिनेशन में बी स्पॉन्टेनियस और मे बी इंड्यूस्ड बाय म्यूटाजेनिक केमिकल्स. डीएमिनेशन यानी वीएमिनीकरण स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इसको कुछ म्यूटाजेनिक केमिकल्स या रसायनों के द्वारा उत्प्रेरित भी किया जा सकता है. डीएमिनेशन आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, ये साइटोसिन है. ये जो डायग्राम है ये साइटोसिन का है और इस साइटोसिन में से ये जो अमीनो ग्रुप है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये यूरासिल बन जाता है. साइटोसिन का वीअमीनीकरण होने से ये यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है. इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि 5 मिथाइल साइटोसिन है. अगर इसमें से भी अगर हम अमीनो ग्रुप हटा दें तो यह प्रक्रिया डीएमिनेशन या वीअमीनीकरण कहला रही है. यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे NH2 ग्रुप हट रहा है और इसके फलस्वरूप अगर 5 मिथाइल साइटोसिन का वीअमीनीकरण हो जाता है तो उसके फलस्वरूप थाइमीन का निर्माण होता है. तो इस तरीके से डीएमिनेशन के फलस्वरूप पूरा का पूरा जो बेस है वो चेंज हो जाता है. अगर बेस चेंज हो गया तो जब वो पेयरिंग करेगा तो पेयरिंग में भी वो किसी दूसरे क्षार के साथ में वो पेयरिंग करेगा और इस तरीके से आगे की पूरी संरचना ही चेंज हो जाती है. जैसे कि साइटोसिन का डीएमिनेशन होने के फलस्वरूप वो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है. अब सामान्यतः साइटोसिन जो है वो किसके साथ पेयरिंग करेगा? ग्वानिन के साथ. लेकिन अगर इसका वीअमीनीकरण हो गया और ये यूरासिल में कन्वर्ट हो गया तो अब यूरासिल जो है वो किसके साथ पेयरिंग करेगा? एडेनिन के साथ. तो पूरा CG जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? TA में. इस प्रकार का म्यूटेशन ट्रांजिशन म्यूटेशन कहलाता है, जिसमें प्यूरीन किसी दूसरे प्यूरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और पिरिमिडिन किसी दूसरे पिरिमिडिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है. जैसे यहाँ साइटोसिन जो है वो यूरासिल में कन्वर्ट हो गया, यानी साइटोसिन भी एक पिरामिडिन है और यूरासिल भी एक पिरामिडिन है. तो एक पिरामिडिन किसी दूसरे पिरामिडिन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे ऐसा म्यूटेशन ट्रांजिशन म्यूटेशन कहलाता है. और जब वो पेयरिंग कर रहा है, क्योंकि यूरासिल जो है वो अब किसके साथ पेयरिंग करेगा? एडेनिन के साथ. और साइटोसिन अगर होता तो वो किसके साथ करता? ग्वानिन के साथ. तो ग्वानिन भी कन्वर्ट होकर के एडेनिन में आ गया है, यानी एक प्यूरीन कन्वर्ट होकर के दूसरे प्यूरीन में कन्वर्ट हो गया है
एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया है, तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। दूसरा है डीप्यूरिनेशन। यहाँ पर पूरा का पूरा प्यूरिन बेस जो है वो गायब हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। Depurination results when the covalent bond connecting the purine to the first prime carbon atom of the deoxyribose sugar breaks, producing an apurinic site, a nucleotide that lacks its purine base। मतलब जो डीएनए की संरचना है उसमें डिऑक्सीराइबोज शुगर के फर्स्ट 1 प्राइम कार्बन एटम पर जो प्यूरिन क्षार जुड़ा रहता है, तो उस प्यूरिन क्षार और डिऑक्सीराइबोज शुगर के बीच में जो सहसंयोजक बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो टूट जाएगा। वो टूट जाता है तो वहाँ से प्यूरिन या नाइट्रोजन बेस जो है वो निकल जाता है, प्यूरिन जो है वो निकल जाता है, तो वो स्थान खाली हो जाता है, उसे अप्यूरिनिक साइट कहते हैं। वहाँ पे जो स्पेस है वो स्पेस रह गया है, अब जहाँ पे पहले प्यूरिन था उस साइट को अप्यूरिनिक साइट कहते हैं। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की प्रतिकृतिकरण होगा, तो जिस डीएनए की सीक्वेंस पर वो प्यूरिन है ही नहीं, तो उससे वो जब डीएनए की सीक्वेंस टेम्पलेट के रूप में कार्य करेगी अगली डीएनए की श्रृंखला को बनाने के लिए, तो उस टेम्पलेट में एक साइट जो है जहाँ पर प्यूरिन नहीं है, यानी वहाँ पर अप्यूरिनिक साइट बनी हुई है, तो उसके स्थान पर जो दूसरी नवनिर्मित जो डीएनए की श्रृंखला है उस पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ जाएगा, और इस तरीके से डीएनए के रेप्लिकेशन में एक त्रुटि आ जाती है, एक एरर आ जाता है। An apurinic site cannot act as a template for a complementary bases in replication. In the absence of base pairing constants, an incorrect nucleotide is incorporated into the newly synthesized DNA strand opposite the apurinic site, frequently leading to an incorporated error। ये देखिए आप इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन अगर हो रहा है तो ये डीएनए की सामान्यतया संरचना है। अब इसमें से एक प्यूरिन निकल गया है, जैसे कि जी जो है प्यूरिन है और ये प्यूरिन निकल गया है, तो यहाँ पे एक स्थान खाली हो गया है, इसको हम कहेंगे अप्यूरिनिक साइट। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन में ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, दो जगह आ जाएंगी। तो ये वाली जो रेप्लिकेशन है ये तो नॉर्मल है, यहाँ पर कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, तो ये तो वास्तव में नॉर्मल तरीके से जो रेप्लिकेशन होता है उसी तरीके से रेप्लिकेशन करेगी। लेकिन ये वाली जो स्ट्रैंड है जो अब अगली नई डीएनए श्रृंखला के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम कर रही है, यहाँ पर एक प्यूरिन नहीं है, यहाँ पर एक अप्यूरिनिक साइट है, तो इससे जब नई श्रृंखला बनेगी डीएनए की, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी नाइट्रोजन बेस आकर के जुड़ सकता है। एडेनिन भी जुड़ सकता है, थाइमिन भी जुड़ सकता है, साइटोसिन भी जुड़ सकता है, ग्वानिन भी जुड़ सकता है, क्योंकि इसके सामने तो कुछ है ही नहीं जिसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ जुड़े, तो यहाँ कुछ भी कोई भी नाइट्रोजन बेस आकर के जुड़ सकता है। अब जैसे जैसे अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड है दोबारा सेपरेट होगी और ये वाली स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट की तरह काम करेगी, तो ये आगे से आगे म्यूटेंट क्रिएट करती जाएगी और त्रुटि आगे से आगे बढ़ती जाएगी। अब है केमिकली इंड्यूस म्यूटेशंस, जो इन्वायरमेंट में कुछ कारकों जैसे कि रेडिएशंस हैं, केमिकल्स हैं, उनके फलस्वरूप उत्प्रेरित करवाया जाए उत्परिवर्तन को, तो ऐसा उत्परिवर्तन केमिकली इंड्यूस म्यूटेशन कहलाता है। एनी इन्वायरमेंटल एजेंट दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द रेट ऑफ म्यूटेशन, मतलब जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की रेट है उससे अगर हम बढ़ा दें किन्हीं कारकों को काम में ले करके, तो ऐसा उत्परिवर्तन रसायनों के द्वारा उत्प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाता है और वो कारक म्यूटाजन कहलाता है। ये कारक कुछ केमिकल्स हो सकते हैं या रेडिएशंस हो सकते हैं। पहला कारक है बेस एनालॉग। कुछ ऐसे केमिकल्स जो एज ए बेस एनालॉग की तरह काम करते हैं और डीएनए के अंदर म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। बेस एनालॉग नॉर्मली नाइट्रोजन बेसिस से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते, उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उनका जो रासायनिक संरचना है वो नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस से काफ़ी मिलती जुलती होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए जो है, जो रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं, खासकर डीएनए पॉलीमरेज,
जो डीएनए रेप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए पॉलीमरेज सामान्य नाइट्रोजन बेसिस से इन बेस एनालॉग्स केमिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी संरचना काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। अगर रेप्लिकेशन के दौरान ये नाइट्रोजन बेसिस आ जाते हैं तो इनको विभेदित नहीं कर पाता है और वो अपने सामान्य डीएनए की संरचना में इनको शामिल कर लेता है, और इस प्रकार से रेप्लिकेशन में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, एक नॉर्मल बेस है थाइमीन और इसका बेस एनालॉग है 5-ब्रोमो-यूरासिल। आप देख रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, एक माइन्यूट सी चेंजेस हैं। थाइमीन में ये CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इसके स्थान पर 5-ब्रोमो-यूरासिल में इस मिथाइल ग्रुप के स्थान पर क्या है, ब्रोमीन। तो काफ़ी माइन्यूट सा चेंज है, लेकिन ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन बेस डिफरेंट है। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसे चेंजेस वाले ऐसे बेस एनालॉग्स को पहचान नहीं पाता और इनकी वजह से ये डीएनए की श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं और उत्परिवर्तन क्रिएट करते हैं। एल्कलाइटिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एल्किल ग्रुप्स जैसे कि मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप इनको डोनेट करते हैं, मतलब दूसरे नाइट्रोजन बेसिस में इनको जोड़ देते हैं। जैसे कि इथाइल मिथाइल सल्फोनेट है, ये ग्वानिन के अंदर इथाइल ग्रुप जोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप O6 इथाइल ग्वानिन बन जाता है। ग्वानिन जो है नॉर्मली साइटोसिन के साथ में पेयरिंग करेगा, लेकिन O6 इथाइल ग्वानिन जो है वो थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है और इस प्रकार से एक म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है। मस्टर्ड गैस इज़ अनदर एल्कलाइटिंग एजेंट। एक अन्य एल्कलाइटिंग एजेंट मस्टर्ड गैस है। तो ये जो इथाइल मिथाइल सल्फोनेट हैं या मस्टर्ड गैस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं। ये एल्किल ग्रुप को डोनेट करते हैं, जोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन बेस खुद भी चेंज होता है और इससे होने वाली जो बेस पेयरिंग है उनमें भी परिवर्तन आ जाता है और उसके फलस्वरूप उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। डीएमिनेटिंग केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो एमीन ग्रुप को हटा देते हैं, यानी डीएमिनेशन कर देते हैं या विएमिनीकरण करते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि साइटोसिन जो है उसका डीएमिनेशन होने के फलस्वरूप वो जो है यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है और उससे होने वाली बेस पेयरिंग भी चेंज हो जाती है। तो नाइट्रस एसिड एक प्रमुख विएमिनीकरण कारक है, डीएमिनेशन क्रिएट करता है और एक ट्रांजिशन प्रकार का म्यूटेशन बना देता है। नाइट्रस एसिड ग्वानिन को भी बदल देता है, ग्वानिन में भी विएमिनीकरण के फलस्वरूप ज़ैंथिन बना देता है और ये ज़ैंथिन जो है साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। हाइड्रोक्सिल अमीन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेगा, नाइट्रोजन बेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करने से जैसे कि साइटोसिन है, साइटोसिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया तो वो हाइड्रोक्सिल अमीनो साइटोसिन बन जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ म्यूटाजेंस हैं। ग्वानिन जो है, ग्वानिन में इथाइल मिथाइल सल्फोनेट जो है वो एल्किल ग्रुप जोड़ देता है। एल्किल ग्रुप के जोड़ने के फलस्वरूप यहाँ ये एल्किल ग्रुप जुड़ गया है। एल्किल ग्रुप के जुड़ने के फलस्वरूप ये क्या बन गया, O6 इथाइल ग्वानिन। अब ये ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ में पेयरिंग ना करके थाइमिन के साथ में पेयरिंग कर रहा है। तो ये खुद तो बदला ही है और इसके साथ साथ इसने पेयरिंग भी चेंज कर ली है और एक म्यूटेशन क्रिएट हो गया है। CG प्रकार का जो है वो TA में कन्वर्ट हो गया है, TA जो है वो CG में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा म्यूटाजन है नाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 जो है वो साइटोसिन के अंदर विएमिनीकरण कर देता है। साइटोसिन जो है वो विएमिनीकरण के फलस्वरूप यूरासिल में बदल जाता है और यूरासिल जो है वो एडेनिन के साथ में पेयरिंग कर लेता है। सामान्य अवस्था में साइटोसिन होता है तो वो ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है, लेकिन अब ये यूरासिल बनने के फलस्वरूप ये एडेनिन के साथ पेयरिंग करता है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH जो हाइड्रोक्सिलेशन करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ देता है। तो ये साइटोसिन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ करके हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन बना देगा और ये अब एडेनिन के साथ पेयरिंग करेगा तो CG जो है वो TA में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो म्यूटाजेंस है पूरी की पूरी DNA की
जो नाइट्रोजन बेसेस हैं इनको बदल देते हैं और म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं। ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनमें रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है, कुछ ऐसे जैसे कि सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं। ये इनमें ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी रिएक्टिव फॉर्म में होती है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। These reactive form of oxygen damage DNA and induce mutation by bringing about chemical changes in DNA। तो इनके अंदर क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बहुत एक्टिव फॉर्म में है तो ये बहुत इजीली म्यूटेशन क्रिएट करते हैं और डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स ग्वानिन इनटू 8-ऑक्सी 7,8 डीहाइड्रोडीऑक्सी ग्वानिन। जो है ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ग्वानिन जो है वो 8-ऑक्सी 7,8 डाईहाइड्रोडीऑक्सी ग्वानिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ कन्वर्ट करता है। ये अब एडेनिन के साथ पेयरिंग कर लेता है। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो डीएनए के दोनों जो सीक्वेंस हैं, डीएनए की जो श्रृंखला है, दोनों जो डबल हेलिक्स है उनके बीच में आकर के जुड़ जाते हैं, जैसे सैंडविच की तरह बीच में आकर के जुड़ जाते हैं और डीएनए की जो 3D संरचना है उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसको विकृत बना देते हैं। तो ऐसे एजेंट्स इंटरकैलेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोफ्लेविन, एक्रिडिन ऑरेंज, इथीडियम ब्रोमाइड और डाईऑक्सिन, ये कुछ इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं जो डीएनए की श्रृंखला के बीच में आकर के डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं और उत्परिवर्तन क्रिएट करते हैं। ये जो डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना है उसकी 3D डायमेंशन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो येलो कलर में है ये इंटरकैलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और ये डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। अब है रेडिएशन। अभी हमने केमिकल्स जो म्यूटेशन के तौर पे काम करते हैं उनके बारे में पढ़ा। अगला है रेडिएशन। बिकॉज ऑफ देयर हायर एनर्जी, रेडिएशंस भी दो टाइप की होती हैं, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। ये टिश्यू को भेदने की क्षमता रखती हैं और टिश्यू को भेद करके डीएनए को डैमेज कर देती हैं। These form of radiation called ionizing radiation dislodge electrons from the atoms they encounter, changing stable molecule into free radicals and reactive ions, which then alter the structures of bases and break phosphodiester bonds in DNA। ये जो रेडिएशंस हैं जैसे कि एक्स रेज है, गामा रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, ये काफ़ी हाई एनर्जी वाली रेज हैं और ये टिश्यू को पेनिट्रेट करके डीएनए तक पहुंचती हैं और एक स्टेबल जो बेस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स उनमें जोड़ करके उन्हें फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में या काफ़ी रिएक्टिव आयंस के फॉर्म में चेंज कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप जो डीएनए है उसका जो स्थायी संरचना है वो अस्थायी हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए का जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो टूट जाता है और जो डीएनए के स्ट्रक्चर नाइट्रोजन बेसिस हैं उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। क्योंकि ये एक्टिव हैं, इनमें एनर्जी है, ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में स्थायी नाइट्रोजन क्षारकों को दे देते हैं। वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहुँचने के कारण उनमें अस्थायित्व तो उत्पन्न हो जाती है और वो डीएनए की फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस ऑल्सो फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स इन डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन डीएनए। यूवी रेज इज अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज की तुलना में कम एनर्जी वाली होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स तो डिसलॉज नहीं करती हैं लेकिन फिर भी ये काफ़ी म्यूटेजेनिक हैं। जनरली ये जो हैं पिरिमिडीन डाइमर बना देती हैं। जनरली ये जो यूवी रेज हैं ये इनको पिरिमिडीन डाइमर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनके फलस्वरूप पिरिमिडीन डाइमर बन जाता है। नॉर्मली थाइमीन जो है वो डाइमर के रूप में बना लेता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और जब यूवी रेज इन तक पहुँचती है तो ये थाइमीन जो है ये डाइमर के फॉर्म में
जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी डीएनए की संरचना को विकृत कर देते हैं और उत्परिवर्तन क्रिएट कर देते हैं। थैंक यू।